लेट थोड़ा ज्यादा हो गया है, बस 50 क्वेश्चन करेंगे या 40 क्वेश्चन करेंगे। विक्टोरियन एज जो कि आपका पढ़ा हुआ है, विक्टोरियन एज का जो ड्यूरेशन है वो कब से कब तक था ये बताना है। क्वीन विक्टोरिया रूल्ड ऑन, ऐसे रूल्ड ओवर भी होता है ना, रूल्ड ओवर ही होता है, लंदन ड्यूरिंग डैश। तो बेसिकली इतना जानिए ना कि आपको बताना है यहां पर कि विक्टोरियन एरा जो है, विक्टोरियन एज कब से कब तक रहा ये बताना है। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कमेंट करिए। और ये क्लास पढ़ाने के लिए ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है सारा चीजें। ये जो क्लास लगाया जा रहा है कि आप जो पढ़ाई किए वो याद है या नहीं वो देखने के लिए। तो यहां पर आपको आंसर बताना है कि विक्टोरियन जो एरा है कब से कब तक रहा। जैसे रोमांटिक एरा आपको अच्छे से पता है कि 1798 से 1850 तक रहा, उसी प्रकार आपको यहां बताना है विक्टोरियन एरा। वेरी गुड इवनिंग आरती, अर्चना, अभिषेक जी, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल सही आंसर आया है एक का ए। यहां पर एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि विक्टोरियन एरा के जो है प्रोमिनेंट पोएट कौन थे। विक्टोरियन पोएट के रूप में, प्रोमिनेंट पोएट को आप के रूप में किसको जानते थे, या डोमिनेंट पोएट के रूप में किसको जानते थे। विक्टोरियन एरा में ऐसे कौन से पोएट हैं जो पोएट लॉरिएट भी बने थे और वही सबसे ज्यादा फेमस पोएट हैं इसके। विक्टोरियन एरा के बिल्कुल सही आंसर आया है प्रीति कुमारी, अमरेश जी वेरी गुड इवनिंग, अखिलेश जी का भी सही आंसर है, अर्चना का सही आंसर है, अभिषेक जी का सही आंसर है 1837 से 1901। और यस अखिलेश जी बिल्कुल सही है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे वो 1850 में पोएट लॉरिएट बने थे। टेनिसन जो थे 1850 में पोएट लॉरिएट बने थे और विक्टोरियन पोएट के रूप में इनका जो है प्रोमिनेंट पोएट थे विक्टोरियन पोएट 1837 से 1901 तक। आपको पता होगा कि रोमांटिक एज के बाद ये एज आया था। रोमांटिक एज जो था, रोमांटिक कब था, तो रोमांटिक एज जो था ये था 1798 से 1850। उसी बीच में 1837 से विक्टोरियन एरा शुरू हो गया था क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो थी 1837 में राजगद्दी पे बैठ गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज कॉल्ड द एज ऑफ डाउट। हम आपको बता देते हैं विक्टोरियन एरा जो था वो सुपरस्टिशंस को दिखाता था। आधा रोमांटिक एज में भी आपको दिखाया गया था मिडावलिज्म को, अंधविश्वास को, और विक्टोरियन एरा में भी दिखाया गया था। तो कह रहा एज ऑफ डाउट किस को दिखाया गया, किस एज को कहा जाता है एज ऑफ डाउट। एज ऑफ डाउट किसे कहा जाता है, तो याद रखना है एज ऑफ डाउट हम कहते हैं विक्टोरियन एरा को। क्वेश्चन पूछ दे कि एज ऑफ डाउट किसे कहा जाता है, तो याद रखना है एज ऑफ डाउट कहते हैं विक्टोरियन एरा को। और एज ऑफ रीजन इसको कहा जाता है 18th सेंचुरी में धीरे धीरे लोग
उसमें रीजन भी पूछने लगे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइज पोएम, ऐसा कौन सा पोएम है जिसके लिए इन्हें प्राइज मिला था पोएट को? टिम्बुक्टू, इन मेमोरियम, माउड, प्रिंसेस। ये आई छूट गया इसमें, टिम्बुक्टू। तो आंसर बताना है 3 का क्या होगा। प्राइज मिला था टिम्बुक्टू के लिए, किसके लिए मिला था? 3 का आंसर ए होगा, टिम्बुक्टू के लिए प्राइज मिला था। टिम्बुक्टू एक प्राइज पोएम है। टेनिसन ने अपने दोस्त की मृत्यु पर लिखा था इन मेमोरियम। इन मेमोरियम जो था एक इलेजी था। किसी को याद है ये इन मेमोरियम किसके डेथ पर, ऑन द डेथ ऑफ, किसके डेथ पर लिखा गया था इन मेमोरियम? किसको याद है? क्वेश्चन में चलेंगे, इससे पहले हम आपका टेस्ट कर ले कि इन मेमोरियम जो लिखा गया था दोस्त के मृत्यु पर लिखा गया था, टेनिसन ने लिखा था। इन मेमोरियम किसके डेथ पर लिखा था, याद है? AHH, बहुत बढ़िया। कुंदन जी भी का आंसर आ गया, AHH, अर्थर हेनरी हैलम। अर्थर हेनरी हैलम, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा। अर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु पर लिखा गया था, और ये लिखा गया था मेमोरियम मीटर में। इसका अलग अपना मेमोरियम मीटर में लिखा गया था, ना ब्लैंक वर्स था, ना कपलेट था। Which of the following poem is written upon the death of Tennyson's college friend Lobai? आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर कौन सा इलेजी लिखा गया था इनमें से? 5 का आंसर तो ऐसे भी बता सकते हैं, 4 और 5 एक तरह का है, 4 में पूछा गया है। मधुमिता, वेरी गुड। 5 का आंसर बी, इन मेमोरियम जो था वो AHH, अर्थर, ये अर्थर होगा, आर है, अर्थर हेनरी हैलम के मृत्यु पर लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। टेनिसन के द्वारा लिखा गया था मॉड एंड द अदर पोएम 1855 में लिखा गया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रेस, ड्रामा, इपिक, मोनोड्रामा एंड मॉक इपिक। क्या था ये? टेनिसन के द्वारा मॉड लिखा गया था। ये मॉड जो था ये क्या था? मॉड एंड अदर पोएम्स जो है ये क्या था? मोनो का मतलब एक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये एक मोनोड्रामा था। क्या था? मोनोड्रामा था। एक होता है मेलोड्रामा, ये था मोनोड्रामा, अकेले, सिंगल, टेनिसन के द्वारा लिखा गया था। विच पोएम हैंडल्स द थीम नोन एज द न्यू वुमेन? कह रहा इसमें कौन सा पोएम है जिसमें हैंडल करता है थीम नोन एज द न्यू वुमेन थीम? न्यू वुमेन, इनोस अर्डन 1864, द प्रिंसेस 1843, टिम्बुक्टू 1809 एंड आइडलिस ऑफ द किंग। तो याद रखना है इसमें द न्यू वुमेन को थीम जो है, इसमें न्यू वुमेन है द प्रिंसेस का। द प्रिंसेस जो है इसका थीम है न्यू वुमेन। क्या है? न्यू वुमेन जो है प्रिंसेस का थीम है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्क पोएम है जो डील करता है सी मैन को? डील्स विद द सी मैन। सी मैन को डेडिकेटेड है इनोस अर्डन। इनोस अर्डन जो है ये सी मैन को डील करता है, सी मैन। 8 का आंसर हो जाएगा सी। 9, हु रोट द लोटस ईटर, किसने लिखा है? अच्छा, हमने आपको बताया था ना कि आप सभी लोग जब बुक ले लेंगे द लाइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। वो बुक आपको यमी कार्ड पे मिल जाएगा। टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू अर्नोल्ड। द लोटस ईटर किसने लिखा है? बहुत इजी है, टेनिसन। आशना सिंह, बिल्कुल सही है। लोटस ईटर किसके द्वारा लिखा गया है? टेनिसन के द्वारा। एक याद रखिएगा, ये यूलिसिस पोएम है।
टेनिसन का यूलिसिस अपीयर्ड इन डैश कहां पर छपा था? पोएम बाय टू ब्रदर में, पोएम शिपली लिरिकल में, पोएम्स 1842 में, पोएम्स 1832 में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है, कहां पर छपा था? टेनिसन का यूलिसिस छपा था 1842 में, पोएम्स 1842 में। Which of the following is not historical tragedy of Tennyson? इसमें से कौन सा वर्क है जो टेनिसन का हिस्टोरिकल ट्रेजेडी नहीं है? क्वीन मैरी, द कप, द बैकेट, द हेराल्ड। कौन सा वर्क है जो हिस्टोरिकल ट्रेजेडी नहीं है? तो वो है द कप 1881। ये हिस्टोरिकल ट्रेजेडी नहीं है। टेनिसन के द्वारा लिखा गया था द फैल्कॉन 1879 में। इज अ कॉमेडी बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम डैश। यह कहानी किस पर बेस्ड था? चौसर पर, वाल्टर स्कॉट पर, शेक्सपियर पर और बोकासियो पर। क्वेश्चन नंबर 12 किस पर बेस्ड था? आशना सिंह, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर है। आरती का भी करेक्ट है। बोकासियो बिल्कुल सही आंसर है। आंसर होगा बोकासियो। द फैल्कन जो था टेनिसन का, वह एक कॉमेडी था और एकदम उसी तरह बेस्ड था जैसे बोकासियो। टेनिसन डिराइव्ड द स्टोरी ऑफ द प्लूटार्क। स्टोरी ऑफ द प्लूटार्क कहां से लिया गया था? क्वीन मैरी से, द फॉरेस्टर से, द कॉप से एंड नन। टेनिसन ने डिराइव किया स्टोरी ऑफ प्लूटार्क। कहां से वो डिराइव किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13। यस, द कॉप से ये स्टोरी क्या किया गया था? डिराइव किया गया था। द फैमिलियर रॉबिन हुड थीम आइडियल्स करा है, आइडियल्स की जगह लिखिएगा डील्स विथ द फॉरेस्टर्स। रॉबिन हुड्स थीम जो था वो द फैमिलियर रॉबिन हुड्स थीम डील्स विथ द फॉरेस्टर्स। 1892। रॉबर्ट ब्राउनिंग का फर्स्ट वर्क कौन सा था? रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आपने सुना होगा। एक विक्टोरियन पोएट थे, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते थे। मैन एंड वुमेन, किंग एंड द बुक, पॉलिन एंड ड्रामेटिस पर्सन। कौन सा वर्क के लिए जाने जाते हैं? आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउनिंग का पहला वर्क पूछ रहा है। कितना खतरनाक क्वेश्चन हो गया। ऐसे भी इतने राइटर के वर्क को याद रखना खतरनाक होता है, तो कम से कम जो है पहला वर्क तो याद रखना ही है। आसना ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते थे, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते थे, लेकिन इनका पहला वर्क जो था वो पाउलिन था। क्या था? पाउलिन था। इनका पहला वर्क जो था वो पाउलिन था। नेक्स्ट, which poem shows the hero's enduring thirst for knowledge? कौन सा पोएम है? जैसे आपने पढ़ा होगा क्रिस्टोफर मार्लो का एक पढ़े थे ना हम लोग, डॉक्टर फॉस्टस। उसमें भी वो एक क्या था? मोरालिटी प्ले था, ट्रेजेडी था। तो उसमें भी दिखाया गया था थ्रस्ट फॉर नॉलेज। ज्ञान का पिपासा इतना था कि वो गलत कर लिया, मोरालिटी प्ले था। डॉक्टर फॉस्टस आपने पढ़ा होगा क्रिस्टोफर मार्लो का। तो कह रहा है कि यहां पर एक बात बताइए कि विच पोएम शोज द हीरोज इंड्यूरिंग थ्रस्ट फॉर नॉलेज के लिए? द पेनिसिलस, द रिंग एंड द बुक, मैन एंड वुमेन, ड्रामेटिक लिरिक्स। किस में दिखाया गया है थ्रस्ट फॉर नॉलेज? थ्रस्ट फॉर नॉलेज किस में दिखाया गया है? पेनासिलिस में जो है, पेनासिलिस में दिखाया गया है enduring thirst for knowledge। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स स्ट्रेटफोर्ड, स्ट्रेटफोर्ड इज और डैश। अब देखिए ये जो स्ट्रेटफोर्ड है ये जगह है जहां पर शेक्सपियर का जन्म हुआ, लेकिन यहां पर ब्राउनिंग ने इसको एक प्ले लिखा जिसका नाम ही था
स्ट्रेटफोर्ड। 1837 ये एक प्ले का नाम दिया गया और वो प्ले था, क्या था? प्ले था स्ट्रेटफोर्ड। अच्छा, 1837 ईस्वी में एक इलेजी आया था, लिसिडास। वो किसके द्वारा लिखा गया था और किसके मृत्यु पर लिखा गया था, ये बताना है, फिर आगे बढ़ेंगे। 1837-38 में एक इलेजी आया था जिसका नाम लिसिडास था। वो किसके द्वारा लिखा गया था, किसके मृत्यु पर लिखा गया था? मैथ्यू अर्नोल्ड, मिल्टन, बिल्कुल सही। आशना सिंह, बिल्कुल सही है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। किंग एडवर्ड, उनके मित्र का नाम था एडवर्ड किंग, उन्हीं के मृत्यु पर लिखा गया था। ओवरऑल हम अपने ब्रॉड सेंस में रखेंगे तभी आप अच्छे से बना पाएंगे क्वेश्चन को। और यही 15 और पीजीटी वालों को 35 क्वेश्चन और जो टीजीटी वाले उनका 25 या 15 क्वेश्चन रहेगा लिटरेचर का। यही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा क्योंकि समुंदर है लिटरेचर। नेक्स्ट, तो यहां पर कह रहा है रॉबर्ट ब्राउनिंग्स बेस्ट वर्क इज ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स, मैन एंड वुमेन, ड्रामेटिक्स पर्सन एंड द रिंग एंड द बुक। कौन सा वर्क जो है बताना है कि इनका बेस्ट वर्क गिनती किया जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का बेस्ट वर्क कौन सा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का बेस्ट वर्क कौन सा है? इनका सबसे बेस्ट वर्क माना गया है मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन जो है बेस्ट वर्क है। रॉबर्ट ब्राउनिंग रोट सॉर्डिलो, 1840 में इन्होंने लिखा था सॉर्डिलो, टू डिसाइड द रिलेशनशिप बिटवीन। इसमें उन्होंने आर्ट और जीवन को, रिलेशनशिप को दिखाया, आर्ट एंड लाइफ को दिखाया। और ये आर्ट एंड लाइफ जो है एसोसिएटेड, वही अर्नोल्ड भी वही दिखाए थे कि आर्ट इज आर्ट इज आर्ट फॉर नॉट, आर्ट इज लाइफ सेक। उन्नीस का आंसर बताइए। आर्ट एंड लाइफ के लिए दिखाया गया था सॉर्डिलो। 20 कह रहा है रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक वर्क है बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स, अनपब्लिश्ड रह गया था इन डैश 1 वॉल्यूम में, 3 वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में एंड 4 वॉल्यूम्स में। अनपब्लिश्ड रह गया था जिसका नाम था बेल्स एंड पोमोग्रेनेट्स। लेकिन वो कितने वॉल्यूम में लिखा गया था? कितने वॉल्यूम में लिखा गया था? 2 वॉल्यूम में वो बुक था, अनपब्लिश्ड रह गया था। विच मोनोलॉग, मोनोलॉग बोले तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग एड्रेस टू हिज वाइफ, ये लाइफ नहीं वाइफ है, वाइफ। कौन से ड्रामेटिक मोनोलॉग उनकी पत्नी को इंडिकेटेड है? 1 वर्ड मोर, ये जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने वाइफ के लिए लिखा था। द लास्ट डचेस भी उनकी वाइफ के लिए ही था। लाइफ द लास्ट डचेस भी उनकी वाइफ के लिए था। नेक्स्ट, इन विच पोएम द पोम्पिलिया वाज मर्डर्ड बाय हर बर्थलेस हस्बैंड के द्वारा। इसमें कौन सा वर्क है? 22 नंबर बहुत इंपोर्टेंट वर्क है। 22 नंबर को देखिए, जिसमें पोम्पिलिया जो है अपने पति के द्वारा मार दिया जाता है। उसका नाम है द रिंग एंड द बुक। क्या नाम है? द रिंग एंड द बुक। इसमें पोम्पिलिया का पति जो है उसको मार देता है। Who wrote the Grammarian's Funeral? ग्रामेरियंस फनरल किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, बैरेट ब्राउनिंग, अर्नोल्ड और टेलीसन। क्वेश्चन नंबर 23।
तो याद रखना है ग्रामेरियंस फनरल लिखा गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। बैरेट ब्राउनिंग वाज द रॉबर्ट ब्राउनिंग। बैरेट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग की कौन थी? डॉगी कैसे बोलता है? डॉगी कैसे बोलता है? डॉगी दिखा कैसे बोलता है? डॉगी डॉगी दिखाते कैसे बोलता है? डॉगी कैसे बोलता है? डॉगी एक बार दिखा दी कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? दिखो कैसे बोलता है? एक बार बता। डॉगी कैसे बोलता है? ब्लू टूट गया डॉगी। तो बोल बोल कैसे बोलता है? तो बैरेट ब्राउनिंग जो थी वो पत्नी थी। कौन थी? पत्नी थी। याद रखना है। लास्ट डचेस में भी जो इस बात की जिक्र किया गया है, द लास्ट डचेस जो था इनका ड्रामेटिक मोनोलॉग था। बैरेट ब्राउनिंग का बेस्ट वर्क कौन था? बैरेट ब्राउनिंग का बेस्ट वर्क कौन था? बैरेट ब्राउनिंग जो कि इनकी पत्नी थी, उनका बेस्ट वर्क का नाम क्या था? ऑनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज। ऑनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज जो है पुर्तगाली, ये बैरेट ब्राउनिंग का बेस्ट वर्क था। विच वर्क शोज द बैरेट्स लव फॉर रॉबर्ट ब्राउनिंग। बैरेट जो थी अपना प्यार दिखाती है रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए। इस कौन सा वर्क है? सॉरी, ये जो था सोनेट्स था। कौन सा वर्क जो है जिसमें बैरेट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग को प्यार दिखाई है कि वो प्यार करती थी? सोनेट फ्रॉम द पुर्तगीज में, औरा ले में, लिस्ट पोएम्स में एंड द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। तो याद रखना है सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज में ये अपने प्यार को दिखाती है किसके प्रति? रॉबर्ट ब्राउनिंग के प्रति। और ये वर्क जो है इनका बेस्ट वर्क माना गया था। द बैरेट्स ऑफ द बिम्पल स्ट्रीट। बैरेट्स ऑफ द बिम्पल स्ट्रीट ये जो प्ले था अबाउट द फैमिली ऑफ डैश। किसके परिवार के बारे में? तो अपने ही परिवार रॉबर्ट ब्राउनिंग के फैमिली के बारे में था। तो बिम्पल स्ट्रीट यह एक प्ले था जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग के परिवार का ही चर्चा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नोल्ड्स फर्स्ट पब्लिश पोएम इज डैश। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है विक्टोरियन पोएट थे और इनका पहला पोएम कौन सा था? पहला पोएम कौन सा था? पहला पोएम कौन था? का नाम था अ स्ट्रेड रेवलर। द स्ट्रेड रेवलर था। और स्कॉलर जिप्सी जो था यह उनके दोस्त के जीवन पर लिखा गया था, क्लाउ के जीवन पर। और थायरिसिस जो था अर्नोल्ड के दोस्त के मृत्यु पर लिखा गया था। अर्नोल्ड फॉर सब्जेक्ट इज द फॉन्ड ऑफ डैश। अर्नोल्ड के लिए अर्नोल्ड इज द फॉन्ड ऑफ डैश। अर्नोल्ड किस चीज का बहुत ज्यादा शौकीन थे? तो क्लासिकल थीम के वो बहुत ज्यादा शौकीन थे। अर्नोल्ड जो थे क्लासिकल थीम के बहुत शौकीन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन ऑन द ग्रीक थीम। इनमें से कौन सा वर्क है अर्नोल्ड का जो ग्रीक थीम पर बेस्ड है? ब्राउनिंग के बाद हम लोग मैथ्यू अर्नोल्ड पे आ चुके हैं, चूंकि अर्नोल्ड भी जो है क्या है? विक्टोरियन पोएट है। तो ग्रीक थीम पर बेस्ड था इम्पेडल्स ऑन एथना। ये जो वर्क था ये ग्रीक थीम था इसका।
लिटरेचर एंड डोगमा 1873 किस बात को डील करता है इसमें? लिटरेचर एंड डोगमा पोइट्री एंड रिलीजन को डेडिकेटेड था। इसमें थीम चर्चा हुआ है पोइट्री का और रिलीजन का। लिटरेचर एंड डोगमा बाय अर्नोल्ड। विच पोएम इज रिटन ऑन द लाइफ ऑफ क्लाउ? ये आप सभी बता सकते हैं। क्लाउ जो थे वो अर्नोल्ड के मित्र थे। क्लाउ जो थे अर्नोल्ड के मित्र थे और उनके दोस्त के जीवनी को लिखा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, गरीबी के कारण उनको निकाल दिया गया। निकालने के बाद जो उनके दोस्त थे उसको वो एक हिप्नोटिज्म सीखने के बारे में सोचने लगा और जाके ज्वाइन कर लेता है ग्रुप ऑफ जिप्सीज को। तो लाइफ के बारे में था और ये डेथ के बारे में था। तो आंसर हो जाएगा ए। अर्नोल्ड ने एक पोएम लिखा था, उसका नाम था डोवर बीच। ये पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स में पढ़े होंगे आप। डिस्क्राइब द डैश कंडीशन। इसमें कैसा कंडीशन को दिखाए हैं? मॉडर्न को, पॉलिटिकल को, ओल्ड को और मॉडर्न। तो याद रखना है ये मॉडर्न कंडीशन को दिखाए हैं अर्नोल्ड में ने। उसी में लिखा हुआ था द सी इज काम टू नाइट। डोवर बीच का क्या लाइन था? सी इज काम टू नाइट। आज रात समुद्र बड़ी शांत है। तो ये जो लाइन था इसी डोवर बीच का लाइन था और डोवर बीच में दिखा है कि जो अभी मॉडर्न एरा के दौर है वो इसी तरह का दिखावा में है, लेकिन लोग शांति सुकून भी खोज रहे हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ सोहरम एंड रुस्तम? सोहराव एंड रुस्तम जो है ये अर्नोल्ड के द्वारा ही लिखा गया है। इसका थीम क्या था? पर्शियन, वेस्टर्न, इंडियन और ग्रीक। पर्शियन थीम था सोहराब एंड रुस्तम का। अर्नोल्ड का मेमोरियल वर्स मॉर्न्स ऑन द डेथ ऑफ डैश। मेमोरियल वर्स मॉर्न्स मतलब दुख मनाता है ऑन द डेथ ऑफ डैश। अर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्स मॉर्न्स ऑन द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, गॉथी एंड बैरन, क्लाउ, साउदी एंड बैरन, वर्ड्सवर्थ, क्लाउ, बैरन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरीज एंड साउदी। आंसर क्या होगा? 35 का। तो याद रखना है वर्ड्सवर्थ, गॉथ एंड बैरन के लाइफ को ऊपर जो लिखा गया था उसका नाम मेमोरियल वर्स था और स्पेशल जो दोस्त के लिए लिखा गया था उसका नाम क्लाउ था। क्लाउ के लिए थायरिसिस लिखा गया था। थायरिसिस इज एन इलेजी। थायरिसिस जो है ये एक इलेजी है। ऑन द डेथ ऑफ डैश। अर्नोल्ड ने अपने दोस्त के मृत्यु पर थायरिसिस लिखा था। कौन सा दोस्त? दोस्त का क्या नाम था? तो दोस्त का नाम था क्लाउ। क्या नाम था? क्लाउ नाम था। ये भी याद ही रखना है कि मेमोरियल वर्स किसके मृत्यु पर लिखा गया था? तो मेमोरियल वर्स लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ, गॉथी एंड बैरन के मृत्यु पर। यह भी याद रख लीजिएगा। और सिंगल पूछ दे, सिंगल में पूछेगा तो याद रखिएगा क्लाउ के मृत्यु पर जो लिखा गया उसका नाम थायरिसिस था। क्योंकि बाकी वर्ड्सवर्थ और गॉथी और बैरन के ऊपर जो लिखा गया था उसका नाम मेमोरियल वर्स था। विच इंडियन किताब अर्नोल्ड रीड द मोस्ट? सबसे ज्यादा अर्नोल्ड, ये टेस्ट सीरीज में भी हमने आपको दिया है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। इनमें से कौन सा किताब है जो अर्नोल्ड बहुत पढ़ते थे? भागवत गीता, रामायण, वेद और महाभारत। क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा क्वेश्चन है। भागवत गीता पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, तो अर्नोल्ड भागवत गीता को खूब पढ़ते थे। ये आंसर आप दिए भी होंगे। बिल्कुल सही रजनी श्रीवास्तव। और शायद हम टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आप लोग को दिए थे। अर्नोल्ड का प्रोज वर्क जो आता था अपीयर्स इन हिज, कहां आता था? तो क्रिटिकल वर्क में आता था। अर्नोल्ड जो थे वो एक क्रिटिक थे। क्या थे? मॉडर्न क्रिटिक थे, इलियट की तरह। हु इज नॉट द मेंबर ऑफ प्री रेफलाइट स्कूल? प्री रेफलाइट स्कूल के कौन मेंबर नहीं थे?
आर्टिस्ट एंड पोइट्स, डीजी रोजेटी, सीजी रोजेटी, अर्नोल्ड एंड वाल्ट विटमैन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। इस बात से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये विश्वास करते थे 8-4 लाइफ सेक में, और ये और ये लोग विश्वास करते थे 8-4 8 सेक में। इसी से आप पता कर सकते हैं कि जो प्रीरेफ्लाइट ब्रदरहुड के मेंबर थे वो थे डीजी रोजेटी, सीजी रोजेटी, वाल्ट विटमैन भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन अर्नोल्ड इस ग्रुप में नहीं थे। अर्नोल्ड का ख्याल था कि 8 जो है लाइफ के लिए होता है, और इन लोगों का ख्याल था 8-4 8 सेक। इसलिए आंसर 39 का डी को लॉक कीजिए। सीजी रोजेटी जो थे वो डीजी रोजेटी के कौन लगते थे? बढ़िया क्वेश्चन है, 40 नंबर। डीजी रोजेटी और सीजी रोजेटी ये दोनों प्रीरेफ्लाइट ग्रुप के मेंबर थे, तो डीजी रोजेटी के और सीजी रोजेटी के साथ क्या संबंध था? दोनों भाई बहन थे, आंसर होगा सिस्टर। सीजी रोजेटी जो थी वाज द सिस्टर ऑफ डीजी रोजेटी की बहन थे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय सीजी रोजेटी ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है? अर्थली पैराडाइज जो है ये सीजी रोजेटी के द्वारा नहीं लिखा गया है। विलियम मॉरिस का बेस्ट वर्क का नाम बताइए। देखिए विलियम मॉरिस भी विक्टोरियन एरा के राइटर हैं, क्योंकि आज जो चर्चा ही कर रहे हैं हम सारे राइटर आपके विक्टोरियन एरा के। William Morris is best work is dash Earthly Paradise, News from Nowhere और Dream of John Bell and the Roots of the Mountains। जल्दी से आंसर बताइए। न्यूज फ्रॉम द नोवेयर ये विलियम मॉरिस का बेस्ट वर्क है। हु इज नोन एज द पोएट ऑफ लिबर्टी किसे कहा जाता है? पोएट ऑफ लिबर्टी 43 का आंसर बताइए। स्विनबर्न को पोएट ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, विक्टोरियन एरा में राइटर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन वर्क ऑफ स्विनबर्न? स्विनबर्न का बेस्ट वर्क का क्या नाम था? इसका पूरा बेस्ट वर्क का नाम था सॉन्ग्स बिफोर सनराइज। स्विनबर्न का बेस्ट वर्क का नाम था सॉन्ग्स बिफोर सनराइज। याद रखना है, सॉन्ग्स बिफोर सनराइज किसका वर्क था? स्विनबर्न का। हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास? ये आप सभी को याद होगा, ये अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने ये लिखा था। लीव्स ऑफ ग्रास का एक हिस्सा आप पढ़ाते होंगे कहां पर? तो 12th के इंग्लिश वालों को पढ़ाते होंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ शायद पढ़ाते हैं। किसने लिखा है? लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये वाल्ट विटमैन का वर्क है, ये एक अमेरिकन पोएट है। वाल्ट विटमैन्स ड्रम स्टैप। अब ये देखिए ड्रम स्टैप्स किसका वर्क है? वाल्ट विटमैन का। इज इंस्पायर्ड बाय हिज एक्सपीरियंस। वो बहुत प्रभावित थे किस चीज से? टीचिंग से, दुकानदारी से, हॉस्पिटल से और बिजनेस से। 46 नंबर क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी, हॉस्पिटल से। चार्ल्स डिकेंस, क्योंकि वहां नर्सिंग सेवा भी उन्होंने किया था, नर्सिंग का काम भी किया था। चार्ल्स डिकेंस का स्केचेज, चार्ल्स डिकेंस जो है विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है। स्केचेज बाय बोज 1836 डील्स विद द लंदन लाइफ
इन द मैनर ऑफ डैश, किसके मैनर में लिखते थे? चार्ल्स डिकेंस का मैनर ले हैंड से मिलता था, ले हंट के मैनर से मिलता था। याद रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे और क्लासिकल नॉवलिस्ट भी इनको कहा जाता है। चार्ल्स डिकेंस का सबसे फेमस वर्क का नाम बताइए। कितना खतरनाक हो जाएगा, सब वर्क उन्हीं का है। आत्मकथा पूछता, ये ऑटोबायोग्राफी है। फेमस मास्टरपीस वर्क कौन है इसमें? 48 मास्टरपीस वर्क बताइए, कौन सा मास्टरपीस वर्क है? उनका ऑटोबायोग्राफी सबसे फेमस रहा, डेविड कॉपरफील्ड। इस पे फिल्म भी बनी है, इस पे फिल्म भी बनी है। चार्ल्स डिकेंस का ब्लीक हाउस इज अ क्रिटिक ऑफ द डैश, किसका आलोचना किया गया ब्लीक हाउस में? लॉ कोर्ट्स का, स्कूल का, टेम्पल्स का। तो याद रखना है, लॉ और कोर्ट्स का क्रिटिक आलोचना किया गया है ब्लीक हाउस के माध्यम से। ब्लीक हाउस किसका वर्क है? चार्ल्स डिकेंस का फेमस वर्क है। हार्ड टाइम्स विनी का है। ओलिवर ट्विस्ट जो 1837 में आया, appeared in the parts dash, in parts in dash, True Sun, the monthly magazine में, बेंटले मिसलेनी में एंड द मॉर्निंग क्रॉनिकल में। किस में ये आया था? ओलिवर ट्विस्ट appeared in parts, अलग अलग पार्ट में आया। इन डैश किस में छपा था, ये बताना है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस में छपा था? जल्दी से बताइए। बेंटलेज मिसलेनी में ओलिवर ट्विस्ट छपा था, याद रखना है। बेंटलेज मिसलेनी में ये अलग अलग पार्ट वाइज छपा था। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री पर आलोचना किया गया। एक वर्क था जिसके माध्यम से चार्ल्स डिकेंस ने आलोचना किया है साइंस पर भी और इंडस्ट्री पर भी। कौन सा वर्क था? ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये एक सोशल क्लास पर आलोचना है जिसमें पीप नाम का लड़का होता है। म्यूचुअल फ्रेंड, दोस्ती को दिखाया है। हार्ड टाइम्स एंड बर्नाबाई रूल्स, तो ये हार्ड टाइम्स में जो है इन्होंने चर्चा किया है साइंस एंड इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री बढ़ रहे थे साइंस के कारण, उस पर चर्चा किया गया है कि साइंस और इंडस्ट्री के कारण भी बहुत लोगों का रोजी रोजगार छिना और प्रभाव कैसे पड़ा समाज पर। तो याद रखना है 51 से 100 तक हम लोग कल देखेंगे और ये यूनिट 5 है। यदि आपके पास ये वाली बुक होगी इंग्लिश लिटरेचर वाली, द लाइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट 5 में ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं फिलहाल, द लाइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको मिल जाएगा। यम्मी कार्ट एक बुक का, yummycart.com जो है ये बुक शॉप है ऑनलाइन, इसमें बुक अवेलेबल होता है, वहां से आप ले सकते हैं। या ऑफलाइन भी बहुत सारे धीरे धीरे दुकान में अवेलेबल होने लगा है, उस दुकान से भी ले सकते हैं। और अपने तैयारी को जो है क्या कीजिए, बीच बीच में जो पास्ट का लेक्चर है उसको रिवीजन भी कीजिए और कोई कोई सेट उठाइए और बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे आपके पास 25 सेट है, 25 सेट में कोई भी सेट उठाइए और उसको बनाइए कि कितना बन रहा है। और मेरा भी प्रयास है कि हम बीच बीच में रिवीजन कराते रहें आपको, ताकि जो है आपका धार तेज रहे, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।